फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तराना है और मैं आपकी जीएस की आज से क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लैंग्वेज आप लोगों की बोथ चलेगी ना, थोड़ी थोड़ी हिंदी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश, बायलिंगुअल कर लेंगे क्योंकि उससे आप लोगों का बेनिफिट है ना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो दोनों लैंग्वेज में होता है, कभी कभी आपको हिंदी वाला वर्ड समझ नहीं आता, कभी इंग्लिश वाला नहीं आता, तो दोनों चीज़ें चलेंगी, है ना। तो सबसे पहले जीएस में तो पता है ना, जीएस में जनरल स्टडीज में क्या क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। जनरल स्टडीज तो वन डे एग्जाम में अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो मेनली जो ब्रॉड होते हैं एरियाज वो हमारे तीन होते हैं, वैसे चार होते हैं, वो भी मैं बता रही हूँ कौन कौन से। And yes. तो सबसे पहला तो हमारा होता है पॉलिटी। पॉलिटी इसे हिंदी में कहते हैं राज व्यवस्था। फिर आता है हिस्ट्री। इतिहास। देन ज्योग्राफी। भूगोल। और इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था। तो वन डे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर यहाँ से और यहाँ से, इन तीन ब्रॉड एरियाज से आते हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री और भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक है। तो पॉलिटी में हमने सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन तक क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, और जो एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरह का कोई कानून है अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो वो जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इतने ब्रॉड नहीं होते कि वो आपकी फिर जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं या फिर जो जिस भी बुक में वो मेंशन होते हैं वो वहां से कवर हो जाते हैं। ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे कि इसी में इंटरलिंक करके अगर कोई नया एक्ट या कुछ भी कुछ रहता है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है तो वो इसी में अपडेट कर देंगे। ठीक है। इतिहास में इतिहास में तो आपको पता ही है कि तीन ब्रॉड पार्ट में ये डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न। ठीक है। एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न। ठीक है। और भूगोल का आपको पता है दो तरह की होती है, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन। इसमें भी हमारे जो वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी तो आप भूल जाओ क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको मतलब पेपर वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जाम पेपर, तो उसमें जब आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। बट मेनली हमारा फोकस रहेगा मैप पॉइंटिंग, जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो मैप पॉइंटिंग या फिर कौन कौन सी ये क्या बोलते हैं नेशनल पार्क है, कौन कौन से बर्ड सेंचुरीज है, या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, या कौन से पर्टिकुलर जगह पे टाइगर्स पाए जाते हैं, या एलिफेंट के लिए जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, या टाइगर के लिए नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क में मिलकर टाइगर पाए जाते हैं। तो ये जो जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना वन डे एग्जाम के हिसाब से वो आप लोगों के इसमें कवर हो जाएंगे। एंड इकोनॉमी तो फिर मैं कहूँगी कि ये इकोनॉमी करंट का ज़्यादा पार्ट है, तो जब अगर करंट अफेयर्स से कुछ रिलेटेड ऐसा कुछ आएगा तो वो करंट में ही अपडेट हो जाएगा। तो हिस्ट्री में कैसे आज जो शुरू करेंगे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में पता कर लेते हैं क्योंकि हमें मेनली वहीं पे टारगेट करना है। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे कि अगर कोई पैक्ट हुआ है, कोई संधि किसी के साथ में हुई है, किसी राजा महाराजा की, या कौन सा युद्ध किस ईयर में लड़ा गया, या कौन सी इमारत या कौन सी बिल्डिंग किसने बनाई है,
है ना। तो मेनली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टेम्पल किसने बनाया था, ये किसके कार्यकाल में बना था। वो डेट पूछ सकते हैं या उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम पूछ सकते हैं जिसके कार्यकाल में वो बना था। ठीक है, तो हिस्ट्री हम शुरू करते हैं पहले। हिस्ट्री, अब इसके भी 3 पार्ट हैं जो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। एंशियंट, एंशियंट को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, मिडेवल, मिडेवल का क्या होता है मध्यकालीन, और मॉडर्न। मिडेवल की स्पेलिंग ठीक है, अपने उसमें देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इसे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, प्राचीन, प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास, जो भी है प्राचीन काल ही बोलते हैं वैसे। मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो इसमें ना ऐसे अगर देखा जाए तो वैसे कोई डिवीजन था नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ना बहुत कॉन्टिन्यूस है ना। तो वो आप लोगों को भी पता है कि हिस्ट्री बहुत कॉन्टिन्यूस है, तो एक पीरियड कहाँ खत्म हुआ ये बिल्कुल डिसाइड करना मुश्किल से ही है। ठीक है, तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो की जो सभ्यता है उसकी खोज से पहले ऐसा माना जाता था कि ये वैदिक काल से स्टार्ट होती है। तो मैं इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ से ये शुरू हुआ था। देखो प्राचीन काल में जो हड़प्पन सभ्यता का जो पार्ट था, ठीक है, जो हड़प्पन सभ्यता की खोज हुई थी जब, तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब हिस्ट्री से भी पहले का जो पीरियड है उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक में आपने सुना होगा, एक था पाषाण, एक पूरा पाषाण काल, एक पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। ठीक है, जिस समय आदि मानव यूज टू लिव, है ना, जब आदि मानव रहते थे, तो उस समय का ये पार्ट है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे एंशियंट को, प्राचीन काल को, तो ये आता है हमारा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और इसमें प्रागैतिहासिक में भी पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है। ठीक है, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण काल, इस पार्ट को मैं हटा रही हूँ। ठीक है, तो अच्छा पूरा पाषाणी से क्यों कहते हैं, पूरा मीन्स क्या होता है, किसी को पता पूरा वर्ड से क्या, या प्री वर्ड से क्या मीनिंग है पूरा? पूरा मीन्स पुराना, है ना, जो काफी पुराना था। तो पूरा पाषाण, पूरा मीन्स पुराना और पाषाण मीन्स पत्थर, है ना, और काल मतलब वो जिस टाइम पीरियड में हुआ था। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, मतलब क्या इसमें खोज हुई थी या कैसे उस समय आदि मानव रहते थे। तो इसमें कहाँ कहाँ ये पाए गए थे, पहले देखो मैं बता देती हूँ कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ ये पाए गए थे। एक ये याद रखना, भोपाल में एक भीम का जगह है, भीम
बेट का। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता था सबसे पहले, या भारत में पूरा पाषाण काल के जो पत्थर पाए गए हैं, पूरा पाषाण काल की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, तो भारत में भोपाल में, मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहां पे एक जगह भीम बेट का, तो वहां पर गुफाएं मिली थी, ठीक है, और वो रॉक कट गुफाएं थी, और उन गुफाओं पे कुछ चित्र भी बने हुए थे और वहां पे वो पत्थर पाए गए थे। सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी या नर्मदा नदी घाटी, तीन घाटियां हैं। और यहाँ पर क्या क्या मिला था, हैंड एक्स, जो हाथ से बनी कुल्हाड़ी होती ना, तो क्या क्या मिला था, यहाँ पर क्या मिला, ये क्या खोज हुई, यहाँ पर मिला था हैंड एक्स, जो हाथ से बनी कुल्हाड़ी थी वो, या फिर क्लीवर, और स्क्रैपर, ये कुछ उपकरण वहां से प्राप्त हुए थे, स्क्रैपर, ठीक है। ये बस एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि कल तो हम जब बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से अच्छे से सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, और क्या क्या वहां मिला था, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें। कुछ यहाँ पर हस्त कुठार और शल्क भी पाए गए थे, ठीक है। नर्मदा घाटी, नरसिंहपुर, महाराष्ट्र के नेवासा, आंध्र प्रदेश के गिदलूर, मध्य पाषाण काल। तो अभी ये बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ही है ना, तो अभी हम ऑफिशियली नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये बता दो। हाँ, तो अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो देखो यहाँ के जो उपकरण थे, आप ऐसे याद रखना कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। यहाँ के उपकरण कैसे थे, हैंड एक्स, क्लीवर या स्क्रैपर, ये चीजें वहां पे मिली थी। लेकिन जब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो वो उपकरण इन्होंने बहुत छोटे कर लिए थे, यानी जो ह्यूमन माइंड था इतना डेवलप हो गया था कि उपकरण उन्होंने छोटे बनाने शुरू कर दिए थे, और वो उनको क्या कहते थे, मध्य पाषाण काल में जो छोटे उपकरण हो गए, छोटे उपकरण हो गए थे, और इनको क्या कहते थे, माइक्रोलिथ। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मध्य पाषाण काल में जो उपकरण पाए थे उनको क्या कहते थे, या माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है, तो माइक्रोलिथ जो छोटे उपकरण उसमें पाए गए थे आदि मानव के, वो उसे माइक्रोलिथ कहते हैं। और यहाँ पे एक पत्थर था क्वार्टजाइट, नाम सुना है ना, क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है, क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है, उस पत्थर के उपकरण उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे, क्वार्टजाइट पत्थर के। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में लाइक भीमबेटका, भीमबेटका में भी गुफाएं हैं, ठीक है, और वो अभी भी हैं, और उस समय जो उन्होंने की थी, एक ऑफिसर थे, वीएस, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, पुरातत्ववेत्ता, वो थे वीएस वाकाणकर। तो उन्होंने सबसे पहले भीमबेटका में वो गुफाएं खोज की थी, और वहां पर इसके प्रमाण मिले थे। फिर आदमगढ़ में भी गुफा चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। गुफा चित्रकारी, ये बहुत पुराना है। जैसे कि आपने अजंता एलोरा के बारे में तो सबने सुना होगा, बादामी की गुफाएं, बाघ गुफाएं, अजंता एलोरा। अजंता एलोरा कहाँ पर है पता है, नहीं पता, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा। इसलिए बता रही हूँ, हम अजंता एलोरा से यहाँ पे इन्हें कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि अजंता एलोरा तो मास्टरपीस है अपने आप में, जो उन्होंने बनाया था, ठीक है। ये है, ये पहले औरंगाबाद था, अभी इसका नया नाम बदल गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि औरंगाबाद का नाम बदल के अभी क्या रखा गया था, संभाजी नगर, ठीक है। इसका नाम बदल के, जो संभाजी महाराज थे, मराठा वो किंग रहे हैं, मराठा में पेशवा रहे हैं, संभाजी जो शिवाजी के बेटे थे, उनके नाम पे वो अभी चेंज हो गया औरंगाबाद का नाम। लेकिन जो अजंता एलोरा पाई जाती है वो इस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इसमें है वो अभी भी, ठीक है, अजंता एलोरा। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, जो यूनेस्को एक वो भी ऐसे ही मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कि अच्छा अजंता एलोरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है या नहीं। यूनेस्को एक यूएन का डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, जो कल्चर को प्रोटेक्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। जैसे कि अब ताजमहल है, ताजमहल को भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, तो ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज है ना, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लोग एफर्ट करते हैं सभी तरह से।
तो और औरंगाबाद में जो अजंता एलोरा है उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है हमारे यहाँ पर। फिर आ जाती है बात, हम अपने टॉपिक पे आते हैं नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी नवपाषाण काल में। आग की खोज कौन से काल में हुई थी? इसी काल में, है ना। तो ये हमें याद रखना है, इस काल में आग की खोज हुई थी। आग की खोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आग की खोज। और एक और चीज हुई थी, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार, ठीक है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे पहिए का जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद वहां पे ट्रांसपोर्ट, वो बैलगाड़ी और जो घोड़ा गाड़ी वो बनानी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ, देखो यहाँ पे सिर्फ हैंड एक्स और क्लीवर, स्क्रैपर, इन चीजों का भी यूज करते थे, हाथ की कुल्हाड़ी, और वो भी पत्थर की बनी हुई। फिर यहाँ पे उन्होंने वो छोटी छोटी चीजें बनानी शुरू कर दी, जिसे हम कहते हैं माइक्रोलर। अब इस वाले काल में उनका दिमाग इतना डेवलप हो गया कि आग की खोज और पहिए का आविष्कार धीरे धीरे उन्होंने करना शुरू कर दिया। और इसकी एक और विशेषता ये भी थी कि कृषि करने लगे थे वो, है ना, खेती करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी एक ये भी खास बात थी। अब इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आता था कि कितने साल था, लेकिन फिर भी टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं कि कितने से कितने तक था। तो पूरा पाषाण काल वैसे ये लाख में जाता है, लेकिन ये था 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब पता है कभी ईस्वी पूर्व क्यों पढ़ते हैं? यानी कि ये सारी जो घटनाएं थी वो ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले हुई थी, 5 लाख से 10,000, है ना। इसमें मैं हजार नहीं लिखा यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ 10,000 ईस्वी पूर्व। तो ईस्वी पूर्व भी पता होना चाहिए कि अगर हम टाइम को इसमें मेजर कर रहे हैं सालों को तो क्यों करते हैं। तो वो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उससे लगभग 5 लाख से 10,000 साल पहले की ये बात थी, तब ये चीजें हुई थी, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो ये था, कब से शुरू होगा, तो फिर ये जहां पे एंड हुआ है ना, 10,000 से ये था 7,000। और यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे ईस्वी पूर्व, क्योंकि हिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट टाइम, है ना। अगर टाइम हम मेंशन नहीं करेंगे, डेट मेंशन नहीं करेंगे, तो उसे कोई हिस्ट्री नहीं गाएगा, है ना, कि वो चीज कब हुई। नवपाषाण काल, अगर नवपाषाण काल की बात करें तो अब ये 7,000 ईस्वी पूर्व के बाद का है, के बाद। उसके बाद जो अब तक ये चलता आ रहा है वो नवपाषाण काल है, ठीक है। और बाकी इसका, इसमें ज्यादातर ये वाला जो पार्ट है जितना मैंने लिख दिया उतना भी मोर देन इनफ है। और जो आप लोग अपनी जो बुक जो भी रेफर करोगे पढ़ोगे किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें इतना ही काफी रहेगा। अब इसके अलावा एक और काल आता है जो सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा भी ये थर्ड है, फोर्थ में बता देती हूँ, उसे कहते थे हम ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल क्या था? ताम्र किसी को पता है ताम्र किसे कहते हैं? हाँ, तांबा। तो यहाँ इस वाले काल में क्या था, तांबे की धातु का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। धातु का प्रयोग, तो तांबे की जो धातु थी उसका प्रयोग इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। और इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ इन चीजों का प्रयोग किया था, ठीक है। अब इसके बाद ना सीधे हम अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आते हैं। तो थोड़ी सी उसके बारे में मैं कहानी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार रिवाइज करो, चलो ऐसे ही कर देते हैं। देखो जो एंशियंट हिस्ट्री है, ये एंशियंट हिस्ट्री जो है, ये मैंने हिस्ट्री नहीं लिखा, पूरा लिखना। हाँ, एंशियंट हिस्ट्री जो है ये वैसे डिवाइडेड, मतलब एंशियंट हिस्ट्री जब जहां से स्टार्ट होती है, हम मानते थे कि एंशियंट हिस्ट्री सिर्फ जो ये वैदिक पीरियड था तब से स्टार्ट होती है, लेकिन जब इन जगहों की खोज हुई तो फिर इसको प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी हिस्ट्री से भी पहले का। अगर हम इस इतिहास अपना देखें तो उससे भी पहले वो लोग मौजूद थे, ठीक है, आदि मानव थे, और उनकी अपनी एक क्रोनोलॉजी है, उन्होंने कैसे कैसे डेवलप किया और कैसे कैसे प्रेजेंट जो ह्यूमन है अब कार्य कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी प्रागैतिहासिक भी 4 में डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि 4 में हम इसलिए करते हैं
क्योंकि ये चीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम पाषाण काल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पहली ये धातु उन्होंने उस समय खोज की थी। आयरन भी था, यानी कि लोहा। तो ये डिवाइडेड है फर्स्ट पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का पीरियड है। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो भोपाल के भीमबेटका, सोहन नदी घाटी, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी और हैंडेक्स। ये जो सारी जगहें हैं ये सब एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश, है ना। और यहाँ पर जो औजार मिले हैं ये हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। हैंड एक्स हाथ से बनी जो कुल्हाड़ी होती है, और क्लीवर और स्क्रैपर ये कुछ उनके उपकरण थे। फिर आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। ये भी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, राजस्थान के बागोर जिले में इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के उपकरण बहुत छोटे होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ 1 वर्ड में यही आएगा। कौन से पत्थर के बने थे, मेनली क्वार्जाइट पत्थर के। और इसमें आदमगढ़ में गुफा चित्रकारी भी मिली है, जो कि आदि मानव ने की थी, जो पहली चित्रकारी मानी जाती है। फिर आ जाता है नवपाषाण काल। इसमें जो मुख्य खोज है हमें वो याद रखने की जरूरत है, बाकी चीजें हमें नहीं पढ़नी। आग की खोज हुई थी, पहिए का आविष्कार हुआ था, और एक और मेन चीज थी, कृषि करनी स्टार्ट कर दी थी। और इस काल में ही जो आदि मानव थे वो घर बना के एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था, जो कि फिर बाद में हड़प्पा सभ्यता में एक नगरीय व्यवस्था के रूप में हमें मिला। और फिर आता है ताम पाषाण काल। इसमें तांबे की धातु का प्रयोग उन्होंने अपने औजारों में, अपनी चीजों में, सब में करना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद जो आता है मेन, जो हमारे लिए था, वो था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो उसका मैं छोटा सा ही जो हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी, कुछ पता है क्या थी हड़प्पा सभ्यता? इसका नाम हड़प्पा क्यों है? सबसे पहले ये अजीब सा, मतलब एक अलग सा ही नाम है ना हड़प्पा, तो क्यों है इसका नाम हड़प्पा? पता है किसी को हड़प्पा नाम क्यों है इसका? देखो, जहां पर ये पाई गई थी ना, वो पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो जो इसके साक्ष्य मिले थे उस समय पाकिस्तान नहीं था, वो भी बताया ना कि जब इसकी खोज हुई थी। अभी मैं जस्ट इसकी डेट लिख के मैं बताती हूँ इसकी खोज हुई थी। तो जब इसकी खोज हुई थी उस समय हमारे यहाँ पे कौन थे? ब्रिटिशर्स, है ना। और उस समय पार्टीशन हुआ नहीं था, ईस्वी पूर्व ये थी 1750 ईस्वी पूर्व। हाँ, तो जब इसकी खोज हुई थी, तो मैं बताती हूँ, इसकी खोज हुई थी 1921 में। 1921 में किसका राज था? ब्रिटिशर्स, हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे। तो जब उन्होंने इसके वहां पर साक्ष्य मिले, तो इसमें जो पहले थे हड़प्पा की जो खोज हुई थी उसमें कौन इंक्लूड थे? हमारे इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। इनका नाम बड़ा याद रखना, क्योंकि दयाराम साहनी पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन थे जिन्होंने हड़प्पा में खोज की थी। तो इसका नाम था दयाराम साहनी, ठीक है। अब ये जहां मिला था, जिस जगह पर मिला था, उस जगह का नाम था हड़प्पा, ठीक है। उस जगह का नाम था हड़प्पा। तो ये प्रेजेंट में कहाँ है? ये पाकिस्तान। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कैसी थी? ये एक नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था। तो ये एक सोचने वाली बात है कि उस समय अराउंड 2350 ईस्वी से पहले और 1750 ईस्वी पूर्व एक सभ्यता थी, और जो कि नगरीय व्यवस्था उसमें थी, है ना। तो इसलिए ये सभ्यता की जो खास बात है वो यही है कि इसमें कैसी व्यवस्था थी? नगरीय व्यवस्था, ठीक है। और एक और इसकी खास बात यह है कि कहाँ कहाँ से फैला हुआ था, कितने वर्ग में था। तो वर्ग वैसे कोई पूछता नहीं है, सिर्फ मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कितनी दूरी तक ये फैला हुआ था। किलोमीटर, ठीक है। अब मैथ किस किस पे है? मैथ किस किस पे है? तो इसे ना, उसमें जो हमारी इंडियन लैंग्वेज में हम कहते हैं ना ज्यादातर, क्या यूज करते हैं हम? एकड़ या बीघा। तो वो देखना कि ये कितने बीघा में था। 12,99,660 वर्ग किलोमीटर कितना बीघा में था?
ठीक है। इसे देखना कि हमारे यहाँ पे जैसे बीघा और एकड़ हम यूज करते हैं ना, तो वो कितने में था। तो ये कहाँ से था, उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दैमाबाद तथा पश्चिम में बलूचिस्तान से। देखो मैं बताती हूँ कहाँ से कहाँ तक। दयाराम साहनी का नाम याद रखना, और ये भी याद रखना 1921 में हुआ था, है ना पार्ट। गुजरात, ठीक है। तो ये कहाँ तक फैला हुआ था, इन्होंने जो बताया था उसमें था उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान। तो मेनली जो ये वाला एरिया था, ये वाला, और ये यहाँ तक, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु क्या था, सिंधु, सिंधु हमारा नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा है, ये बताओ पहले। क्यों जो अरब हैं वो इसे वो कहते थे, सिंधु क्यों कहते हैं। या फिर जो वर्ड है ना हिंदू, दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम सिंधु। तो जो अरब्स थे, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। अरब्स थे ना, तो वो सा को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे प्रॉपरली, तो वो सा को पढ़ते थे इंद, है ना। तो यहाँ पे एक नदी है, वो नदी अब प्रेजेंट में पाकिस्तान में बहती है, लेकिन उसका थोड़ा ही पार्ट हमारे यहाँ पे बहता है। तो वो नदी यहाँ से निकलती है और वो यहाँ कराची से निकलते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो इसका नाम था सिंधु नदी। और इस नदी को कहते थे, सिंधु नदी को और क्या कहते थे, अंग्रेज कहते थे इंदस, ठीक है। इंदस, जो अंग्रेज थे वो इंदस इंदस कहते थे, ब्रिटिशर्स अरब कहते थे उसको इंद। तो उनका प्रोनाउंसिएशन इंद से हिंद हो गया, ठीक है। हिंद से फिर जो जगह सिंधु नदी के पास है वो क्या हो गई, हिंदुस्तान, ठीक है। ऐसे हमारा नाम हिंदुस्तान पड़ा हमारी कंट्री का, कि अरब जो प्रोनाउंसिएशन करते थे वो हिंद करते थे, और उसकी वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और मेन कारण क्या था, हमारी नदी सिंध। तो ये सिंध नदी थी, जिसको सिंधु भी कहते थे। और सिंध क्यों था, क्योंकि ये जो जगह है बेटा ये सिंध है, सिंध प्रांत है। प्रेजेंट ये अब पाकिस्तान में चला गया है हिस्सा पार्टीशन के टाइम पे, लेकिन सब ये भारत का ही पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ तक वो सिविलाइजेशन फैली हुई थी। और अगर हम हड़प्पा की बात करें, मैप में प्रॉपर बना दूंगी, तो हड़प्पा इस जगह पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट थी, ठीक है। ये दोनों ही पाकिस्तान में है। और हड़प्पा पंजाब प्रांत का था। तो पंजाब में हड़प्पा वर्ड जो यूज होता है उसका प्रॉपर मीनिंग मैं बता दूंगी, वैसे वो हमारा कोई पढ़ने का कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी। तो उसकी बेसिस पे उस जगह का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। अब यहाँ पर मिला क्या, या क्यों हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो चीजें मिली हैं उसमें सबसे ज्यादा, तो पहली बात तो ये नगरीय सभ्यता थी। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता कि जैसे ही उन्होंने पुरातत्व वेदना खुदाई की थी, तो उसमें बहुत बड़ा एरिया उनको मिला। वहां पे क्या क्या नगरीय सभ्यता की अच्छा क्या क्या निशानियां हैं। एक तो पक्के मकान होंगे, तो मकान कैसे थे उनके, पक्के। और पक्के मकान हम किसे कहते हैं, जो ईंट से बने हो, ठीक है। तो सोचो उस समय ईंट बनती थी, ठीक है। जबकि मोस्टली इंडिया के जो विलेज है, या अगर हम वैदिक काल की भी बात करें, तो यहाँ पर हमारे एरिया में क्या है कि रूरल था सब कुछ। अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया, लेकिन सब पहले रूरल था। तो ईंट के बने हुए थे, ईंट के बने मकान। और एक नगरीय सभ्यता की एक और पहचान है, वो थी जो यहाँ पर मिले हैं, एक स्नानागार। स्नानागार जो तुमने देखा होगा कभी, जो कम्युनिटी बात होते हैं ना स्नानागार, ठीक है, जिसमें सब घाट, एक तरह से घाट होता है और वहां पे कपड़े वगैरह धोते हैं। तो वो बहुत बड़ा स्नानागार वहां पे मिला था। और एक अन्नगार, अन्नगार जो जिसे हम कहते हैं गोदाम, अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं ना गेहूं का गोदाम या किसी भी चीज का गोदाम। तो अन्नगार मिले थे वहां पर, वो अपने फसल जो भी करते थे तो उसको स्टोर करके रखते थे। दूसरा था, स्नानागार हो गया। कांसे की मूर्ति, ये बहुत प्रचलित थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो ये भी वहां पर मिली। तो सोचो उस समय तांबे का जो वो करते थे,
ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कांसा, तो वो मिक्सचर करके वहां पे मूर्तियां भी बनने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें नगरीय व्यवस्था की मानी जाती हैं। एक और इसमें मूर्ति है, ये याद रखने की चीजें हैं, क्योंकि पशुपति की मूर्ति, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, पर पशुपति की मूर्ति कहाँ मिली या इसका किससे रिलेशन है। पशुपति की मूर्ति और सूती धागा। देखो, ये चीजें आज हमें ऐसे लग रही हैं कि ये तो बहुत यूजुअल सी चीज है, बहुत आम चीजें हैं, लेकिन सोचो हम रह रहे हैं रूरल जगह पे, बहुत रूरल जगह पे, या फिर हमारे लिए अभी जो बहुत चौंकाने वाली बात होगी वो ये होगी, हमसे पहले भी अगर फोन यूज कर रहे होंगे तो, लाइक कि अगर हम सोचे कि कहीं खुदाई हो और वहां ये पता चले कि अब से 500-600 साल बाद पहले भी फोन यूज होते थे, तो हमें अचानक से लगेगा ना कि फोन तो अभी यूज हो रहे हैं, उस समय क्या हुआ। तो जब 1921 में ये सारी चीजें हो रही थी कि ईंट के मकान थे और आपको पता चले कि इतने पुराने समय में भी ईंट यूज हो रही थी, तो वो थोड़ा आश्चर्यजनक चीज होती है ना। तो ये अभी हमें लग रहा है कि नहीं स्नानागार कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी सभ्यता इतनी पुरानी है ना, वो प्रेजेंट की नहीं थी, बहुत पुरानी सभ्यता थी। सूती धागा वहां मिला, सीप का बना मानक, मानक बाट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं मैं लिखवाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिली थी, मोहन जोदारो में, ये सारी चीजें मिली हैं मोहनजोदारो एक मूवी भी आई थी, और ठीक है, मोहनजोदारो एक मूवी भी आई थी, लेकिन उसमें वो चीजें उतनी प्रॉपर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये चीजें एक शेल में नहीं रखी जा सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अगर मैप पे देखना चाहोगे तो देखो, मैं मैप पे तुमको बताती हूँ, क्योंकि मैप पे भी जगहें अगर तुम याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट है, तो सभी मैप पे नहीं करनी है, जो मेन मेन है सिर्फ वही मैं मैप पे बताऊंगी, है ना, क्योंकि सारी चीजें फिर मिक्स हो जाएंगी। मैप से आप लोग याद रखोगे कि वो चीजें कहाँ। सबसे पहले मोहनजोदारो, जिसे हिंदी में मोहन जोदड़ो भी कहते हैं, है ना। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, इंग्लिश में इसे जुदारो कह देते हैं या उसमें जोदड़ो। ठीक है, ये साइट पाकिस्तान में है। अच्छा, ये भी याद रखने की जरूरत है कि इंडिया में कौन सी मेजर साइट है इसकी। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो मैं यहाँ की हड़प्पा। ठीक है, और इंडिया में मेनली याद रखने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पर ये था लोथल। लोथल इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लोथल जो था, इस ये पोर्ट था, है ना, बंदरगाह जिसे कहते हैं, पोर्ट जहाँ पे शिप वगैरह आते जाते हैं। तो सोचो इसके थ्रू वहां पे जो क्रीट की सभ्यता थी, क्रीट की सभ्यता सुनी है, या फिर एक छोटा सा नाम है, ये तो जानते होंगे, मिस्र की सभ्यता, है ना, मिस्र की सभ्यता। तो इनके साथ ट्रेड होता था, ट्रेड मतलब व्यापार, मतलब यहाँ के लोग वहां की जो लोग थे उनके साथ व्यापार करते थे। और व्यापार का ऐसे कैसे पता चला, हम किस किस बेसिस पे कह रहे हैं कि व्यापार हुआ था, कि यहाँ वहां पर यहाँ की कुछ चीजें वहां पर मिली हैं, जैसे कि यहाँ के कुछ बर्तन। ठीक है, अब बर्तनों में जो बड़े बड़े ब्लैक पॉट होते थे, उसे ब्लैक पॉट भी कहते हैं, तो ब्लैक पॉट वहां पे मिले थे। और एक और चीज जो मेन थी वहां की, और क्या होता है, सील। सील क्या होती है, मोहर। ठीक है, तो जो यहाँ की सील थी वो वहां पर पाई गई थी। ठीक है, तो पता चल जाता है इस चीज से कि यहाँ की चीज अगर वहां पे सील या कॉइन यहाँ के गए हैं उधर, तो पता चल जाता है कि ये लोग ट्रेड करते थे। तो ये एक क्या था, पोर्ट, इसे लिख लेना कि पोर्ट है और बंदरगाह, और ये भारत में।
अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था 1921, लेकिन उसके बाद बहुत सारी जगह पर खोज हुई। तो अब ये साइट की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी हो गई है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा यहाँ पे चंदगुदड़ो और रंगपुर, रोपड़, लोथल, कोट दीजी, आलमगीरपुर, कालीबंगा, ये राजस्थान में, ये सारी साइट। तो इसलिए मैंने मैप को इस तरह से ब्रॉड बनाया क्योंकि ये इस एरिया में ये सारी साइट्स मिली है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर इस तरह से इतनी जगह पर फैली हुई थी। के बारे में मैं बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि आज के लिए ये मोर देन इनफ है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे कि अगर आप इसकी बात करें स्नानागार की, तो ये याद रखना है कि जो स्नानागार है वो कहाँ मिला था, या फिर ये आए कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार कहाँ पाया गया, या सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़ा स्नानागार है, वृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया, या इसे कहते थे इंग्लिश में इसे कहते हैं बाथिंग, कुछ ऐसा मैं नाम बोल रही हूँ। तो ये अगर तुम लोग लिखोगे तो टिक लगाना मोहनजोदाड़ो पर, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ये यहीं पर पाया गया था। तो अगर ऑप्शन में हड़प्पा आए, लोथल आए, या फिर बनवाली या कालीबंगा आए, तो तुमको जो टिक लगाना है वो लगाना मोहनजोदाड़ो पर। तो स्नानागार यहाँ पर पाया गया। कांसे की नर्तकी भी और एक पशुपति की मूर्ति, वो भी यहीं पर पाई गई थी, ठीक है। तो जहां से हमने शुरू किया था वहां का मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ इंडियन हिस्ट्री का, ताकि हमें पढ़ने में आसानी होगी। टाइम लिमिट लिखी गई थी कि प्रागैतिहासिक काल से प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद इसके बाद आ गई ये हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, और इसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल में भी कितने काल थे, एक तो था उत्तर वैदिक और एक कौन सा था, एक उत्तर वैदिक था, एक याद नहीं, हाँ ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उसके बाद इन कालों के बाद वही कि आर्यन आए, आर्यन आके फिर यहाँ पे बसे वैदिक काल में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो ये जो काल है वो कहाँ पर एंड होता है, ये ऐसे नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की है करने की, कि ये 1206 माना जाता है। आइडियल ये डेट मानी जाती है कि 1206 तक ये चीजें हो गई थी, लेकिन अगर हम और डीप में जाएं तो ये इससे पहले का है सन 1000। सन 1000 इसलिए क्योंकि सन 1000 में, सन 1100 में जो नाम सुना होगा, एक इन्वेडर था, फॉरेन इन्वेडर, मोहम्मद गोरी, है ना, उसने यहाँ पे आके हमला किया था, ठीक है। वो स्टोरी आपको सबको पता होगी, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के उस समय राजपूत शासक थे, उनके साथ उसने हमला किया था। तो मतलब एक तरह से मिडिवल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, बट फिर भी आइडियल डेट मानी जाती है फिर 1206, ठीक है। तो फिर मिडिवल जहां से स्टार्ट हुआ था उसे कह देते हैं 1206। ये था 1707 तक। 1707 तक इसलिए माना जाता है कि 1206 से मुस्लिम इन्वेडर उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, और फिर उन्होंने जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद फिर उसका वो आया एक गुलाम, है ना, जो उसने यहाँ पे अपॉइंट करके गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे दिल्ली में अपना वो बना लिया शासन, वो यहाँ का सुल्तान बना। उसने आपको उसके उसके बनने के बाद मोहम्मद गोरी का अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, ठीक है, वो उसका फिर गुलाम नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद उसने इल्तुतमिश को अपना वो बना दिया था बाद में, उसके बनने के बाद इल्तुतमिश शासक बना था। तो एक तरह से 1206 माना जाता है। उसके बाद से 1707 औरंगजेब की मृत्यु के आसपास, क्यों 1700 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इस समय मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे। और फिर 1707 से लेके अब उसके बाद तक ये एक आइडियल डेट मतलब आपको याद रखनी है। इसमें बहुत सारी वो भी है कि कुछ 1600 से भी मानते हैं कि ब्रिटिशर्स 1600 में आ गए थे, लेकिन अगर आइडियल हम मान के चले तो 1707, और अब उसके बाद अब तक जो भी है वो मॉडर्न पीरियड ही चल गया। तो हमें इसी तरह से पढ़ना है। जैसे कि अगर आज हम देखें तो आज हमने प्रागैतिहासिक काल की कुछ चीजें पढ़ी हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कल मैं कुछ साइट्स भी बताऊंगी और क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, साइट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि कालीबंगन कौन से राज्य में है भारत के, है ना, तो राजस्थान में है, बनवाली हरियाणा में है,
इस तरह से। तो और मैप के हिसाब से बताऊंगी ताकि आप लोगों को ये पूरी चीजें याद रहे कि क्या है। ये कश्मीर है और इधर से हम कह देते हैं जो एंड पॉइंट है कन्याकुमारी, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, ऊपर से नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि अगर मैं वैसे भी बताऊं तो ये आ जाता है हमारा कश्मीर, यहाँ आ जाता है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि कश्मीर थोड़ा इतना है, फिर ये हिमाचल प्रदेश है, फिर ये उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, या ये बिहार है, ठीक है। पूरा मतलब आइडियल आपको करना नहीं है। पश्चिम बंगाल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल है इतना, फिर इसके बराबर में झारखंड, ये उड़ीसा, ठीक है। और इसी के बराबर में फिर क्या है, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश है। इस तरह से मतलब ये भी पॉलिटिकली भी तुम लोगों को एक मतलब फेयर एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे ये राज्य हैं। तो अगर उसके हिसाब से पूछे, जैसे कि अगर एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है ना, तो कार्बेट नेशनल पार्क हाँ उत्तराखंड में है। तो तुम लोगों को अगर पता भी नहीं होगा ना तब भी तुम लोग गलती नहीं करोगे कहीं भी। अगर तुम्हें पॉइंट्स इससे पता है ना कि हाँ कार्बेट नेशनल पार्क है तो तुम उत्तराखंड ही लगा के आओगे। तो मैप से जैसे अब तुम ये होता है ना कि हम कोई भी चीज देखते हैं, सीरियल या कोई भी मूवी, तो वो पिक्चर हमारे माइंड में रहती है, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से हम याद रखते हैं। लेकिन अगर खाली रट के जाते हैं तो याद नहीं आता टाइम पे कि कहाँ था, पढ़ा तो था कहाँ था। लेकिन जब वो इमेज आएगी ना माइंड में मैप की, तो मैप से तुम लोगों को बड़ा याद रहेगा कि अच्छा उत्तराखंड में था तो यहाँ था। और अगर हम दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा कहाँ था, ये गलत नहीं लगाओगे, है ना। तो दुधवा कहाँ था, उत्तर प्रदेश। और अभी रिसेंट का बता देती हूँ, ये करंट अफेयर में आ जाता है कि अभी नामीबिया से कुछ चीता आए हैं भारत। तो कौन से नेशनल पार्क में रखे गए हैं, तो एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, जिसका इंग्लिश में मैं बता देती हूँ कि ऐसे लिखते हैं कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पर है, जहां पे मैंने लिखा है मध्य प्रदेश में, है ना। तो ऐसे याद रखोगे कि कूनो नेशनल पार्क में अभी चीता आए हैं, तो वो यहाँ पे रखे गए हैं नामीबिया से, ठीक है। 12 चीता आए थे, उनमें से शायद 2 की डेथ हो गई, ऐसा कुछ सुनने में अभी आया था कि वो रह नहीं पा रहे हैं वहाँ पे एनवायरमेंट में, थोड़ा एडजस्ट करने में। और ये भी कहा जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क उनके लिए बहुत छोटा है, तो कहीं रीलोकेट करने का भी वो लोग सोच रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है ना। तो देखो एक फेयर आइडिया रखना बस, और कुछ नहीं। इसमें क्या है, वनडे एग्जाम में इतना ज्यादा डीप में हमें कहानी नहीं पढ़नी किसने क्या किया था किसने नहीं, बस तुम्हें ये चीजें याद रखनी है। अब याद कैसे रखते हैं हम, मैप पॉइंटिंग से, फ्लो चार्ट से, है ना, इस तरह से ही याद रखते हैं।